हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे होम कमिंग पोएम रिटन बाय पार्था स्वामी। तो इसको पोएम को पहले हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। आई एम नो लॉन्गर माई सेल्फ एज आई वॉच द इवनिंग ब्लर द ट्रैफिक टू अ पेयर ऑफ obvious headlights. I return home tired, my face pressed against the windows of expectation. Climb the steps to my flat, only to trip over the mat. Outside the door, the key goes to sleep in my palm. I fear I have bungled again. That last refinement of speech terrifies me. The balloon of poetry has grown red in the face with repeated blowing. For scriptures I thereafter therefore recommend the humble newspaper. I find my prayers occasionally answered these. I shall perhaps go on like this, unmindful of day, melting into the night. My heart I have turned inside out. Hereafter I should be content, I think, to go through life with a small change of uncertainty. इसका एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग। Homecoming 1. What remains to be seen after the exile and trial, is if the homecoming is triumphant or convincing, or at best uncertain or unsatisfying. ये पूछ रहे हैं कि जो दो पोएम्स हमने पढ़ी ना, एग्जाइल और ट्रायल, इसके बाद जो ये पोएम है, ये क्या ये कन्विंसिंग होगी, ट्रम्फेंट होगी, मीन्स हमें अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, या अनसर्टन होगी, या सेटिस्फाइंग होंगी. In the fourth stanza of this poem, a penitent का मतलब होता है regretful या remorseful, परेशान या जिसको पछतावा हो, गिल्टी फीलिंग हो, उस तरह के पोइट की बात की जा रही है. In the four stanzas of this poem, a penitent poet returns to his mother tongue. अभी जो पोइट है ना, ये बाहर रह चुके हैं काफ़ी टाइम तक. तो इस पोएम में एक फीलिंग बताई गई है कि आप अपनी मदर टंग के लिए क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है जब आप इंडिया वापस आए हो और अपनी मदर टंग को देखते हो, मतलब महसूस करते हो, सुनते हो, तो उसको आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे. ये जो फीलिंग्स है ना पोइट की, जो बाहर से आने के बाद अपनी इंडिया आते हैं वो जब, तो उनकी जो अपनी पोएम है, अपनी जो लैंग्वेज है, उनको कैसी लगती है, तो रियलिटी एक बता रहे हैं. माई टंग इन इंग्लिश चेंज, I return after a generation to you. तो बोले माई टंग मीन्स मेरी लैंग्वेज, तमिल उनकी लैंग्वेज है, मेरी टंग माई लैंग्वेज. इन इंग्लिश चेंज, पहले तो मैं इंग्लिश बोलता था वहाँ पे, है ना, अब मैं वापस आ गया हूँ बहुत टाइम के बाद, आफ्टर अ जनरेशन, काफ़ी टाइम के बाद. टू यू, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ. दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट एक्यूट एंड पेन्ड स्टेटमेंट ऑफ द क्लैश इनहेरेंट, as we have seen, in the very nature and texture of Indian English poetry. इंग्लिश पोइट्री में ना ये बहुत ही पेन ऐसी स्टेटमेंट है जिससे कि पोइट की एक पेन नज़र आ रही है, हम महसूस कर रहे हैं हम वो पेन को. While later post-modern poets have seen this clash of languages as a blessing rather than a curse, Partha Swami seems to prefer purity to hybridity. ये बोल रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न पोइट्स थे ना, उनके लिए ये बहुत ही एक ब्लेसिंग्स थी जब दो तीन लैंग्वेज, जैसे तमिलियन में भी कई वर्ड्स बीच में आ गए ना, तो वो प्योर नहीं रही थी. तो वो बोलते हैं कि पोस्ट मॉडर्न पोइट्स के लिए ये बहुत अच्छी थी, ये जो लैंग्वेज का क्लैश होना ये अच्छा था, बट नॉट फॉर पार्था स्वामी. पार्था जो स्वामी थे उनको ये पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, वो चाहते थे हमारी लैंग्वेज जो है वो प्योर ही बनी रहे. The poet returns not to a country but to a language, Tamil, his tongue in English chains. उनको ये जो पोइट है ना, ये अपनी कंट्री में वापस नहीं आए हैं, ये तो आए हैं अपनी लैंग्वेज को महसूस करने के लिए, अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, अपनी लैंग्वेज में बात करने के लिए, है ना. अब उनकी जो टंग है, जो पार्था स्वामी की टंग है, जो उनकी ज़ुबान है, वो इंग्लिश चेन्स में बंध गई थी, क्योंकि वहाँ तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते थे. Again, the fact of the primacy of English induces guilt and unease in the poet, as in the earlier image of Waring. देखो, अब आगे दोबारा, मतलब इसमें बताया गया है कि जो
पोइट हैं वो बहुत ही गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ही अनईज फील कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने ना इंग्लिश को प्राइमेसी दी, मतलब ऑब्वियसली जब आप बाहर रहते हो तो आप इंग्लिश ही बोलते हो, तो बोलते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा, है ना। तो इंग्लिश इंग्लिश दैन हो होता है मिस्ट्रेस, ये मिस्ट्रेस की तरह उन्होंने ट्रीट किया, बोला है कि वो मिस्ट्रेस की तरह है। English then is not only the rival but also the alien mistress who has used the place of the mother tongue. अब मदर टंग का जो स्थान है, जो जगह है, वो किसने ले ली? इंग्लिश ने ले ली है। और इंग्लिश को एक तरह से वो बोल रहे हैं कि वो राइवल ही नहीं है हमारी लैंग्वेज की, बट एक एलियन मिस्ट्रेस की तरह है, जिसको हम जानते नहीं, ऐसी मिस्ट्रेस जिसको हम अच्छे से नहीं जानते हैं। ओके, द पोइट फील्स गिल्टी ऑफ डिसलॉयलिटी, है ना, उनको लग रहा है कि उन्होंने डिसलॉयल रहे हैं वो, तो वो उनको बहुत ही गिल्टी फीलिंग हो रहा है। एंड येट द हंगर फॉर द मदर टंग इज अनएस्युएज्ड। अनएस्युएज्ड का मतलब होता है कि नॉट मतलब एनॉयड टाइप की बात कर सकते हैं हम, है ना। तो जबकि जो हंगर मदर टंग के लिए उनकी हंगर है वो बहुत ही सूदिंग नहीं है, या एनॉयड बोल सकते हैं हम, है ना। परहैप्स एज द पोएम प्रोसीड्स वी रियलाइज दैट दिस हंगर कैन नॉट बी सूद्ड बिकॉज तमिल टू इज़ नो लॉन्गर द लैंग्वेज ऑफ द KURAL लिखा है इसमें, पता नहीं इसका क्या मीनिंग है, लेकिन मतलब ये बताया गया है कि लैंग्वेज जो है ना वो उतनी प्योर नहीं रही है। तो जब वो अपनी लैंग्वेज की तरफ वापस आ रहे हैं, उनकी जो हंगर अपनी लैंग्वेज के लिए है वो भी उनको कोई उसको पोइट जो है उनको कोई उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है उस लैंग्वेज को यूज़ करके, क्योंकि वो भी अपना स्थान छोड़ चुकी है, मतलब वो अपना ओरिजिनलिटी छोड़ चुकी है तमिल लैंग्वेज। बट नाउ ही इज़ हुक्ड ऑन सेल्यूलॉइड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट्स। अब क्लासिकल टेक्स्ट में तो डिफरेंट लैंग्वेज थी ना, जस्ट वेट, डिफरेंट लैंग्वेज थी ना क्लासिकल टेक्स्ट में, तो इट हैज़ बिकम दैट ऑफ पॉपुलर। अब वो एक पॉपुलर फिल्म्स की जो लैंग्वेज बन गई है, क्लासिकल टेक्स्ट की लैंग्वेज ना हो के वो भी पुराने टाइम की जो बुक्स होती थी उनमें तमिल प्योर लिखी जाती थी, तो वो पॉपुलर फिल्म्स की जो है वो ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है। So the poem thus speaks not only of the politics of identity but of language. It tells us what happens to languages, how one language dominates the other in the international marketplace, how people choose languages not for ideological but for pragmatic, means practical reasons. Even Tamil, to which the poet turns to for reclaiming himself, is now dominated by market forces. Commerce trumps over culture, वो तो है ही। This poem shows us that the poet's homecoming is somewhat uncertain, if not unsatisfactory. Satisfactory तो है, but वो uncertain है। Perhaps there is no primal wholeness to which we can return. Rather, मतलब जो प्योरिटी उनको चाहिए थी ना पोइट को, वो नहीं है। Rather, we substitute one sort of displacement for another. हाँ, ऐसे ही है ना, हमने पहले भी कुछ पोइम्स में ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट है, मॉडर्निज्म है तो डिस्प्लेसमेंट है, इधर की चीज़ें उधर, मतलब लोग इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, इमिग्रेशन जो भी है इमिग्रेशन होता है। तो इसमें क्या है ना कि लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज हिंदी में कुछ हमारा एक्सेंट ही चेंज हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो है। इसी वजह से तमिल में भी कई नए वर्ड्स आ गए होंगे, लेकिन जो पोइट हैं हमारे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लैंग्वेज वैसी ही प्योर होगी। तो जब वो इंडिया आते हैं ना, ही डजंट फील गुड, उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसी पे ये पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है ये वैसे। दीज 3 सेक्शंस फ्रॉम रफ पैसेज में से ये पोएम ली गई है। रफ पैसेज के एक्चुअली 3 सेक्शंस हैं, होम कमिंग है, एग्जाइल है और एक और है, दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये रफ पैसेज में से ली गई है ना। दीज 3 सेक्शंस फ्रॉम रफ पैसेज मे नॉट ऑफर अस अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ द टेक्स्ट बट डू हेल्प टू फोरग्राउंड सर्टन थीम्स, मतलब हमारे सामने कुछ थीम्स लेकर आते हैं दैट रेकर, जो बार बार आते हैं थ्रू आउट
मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। तो यही पोएम है, यही एक्सप्लेनेशन है इसकी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।